फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोगों ने डिजिटल वाले पार्ट में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अभी उसको वहीं पे रोक के आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉग से। एनालॉग में हम लोग ओपन बेस्ड सर्किट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बीजेटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डायोड के बारे में। बीजेटी जो कि बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिशन था, जिसमें हम लोग दो जंक्शंस यूज करते थे, एक एमिटर और बेस के बीच में, एक बेस और कलेक्टर के बीच में। डायोड जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है, डाई मतलब दो, तो इसमें केवल दो सेमीकंडक्टर्स होंगे और जिनको हम ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन जंक्शन होगा उसे हम जंक्शन से लिखेंगे। तो वो जंक्शन कैसे काम करेगा, दो सेमीकंडक्टर्स किस तरीके के होते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर्स के बेसिक से। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। बेसिकली हम अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल का जो कार्बन फैमिली है उसमें से हमारे दो एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम एज ए प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इस 14th ग्रुप या फिर जो कार्बन फैमिली है उसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 होने का मतलब इसके हर एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने का मतलब एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के अचीव करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है। तो आप यहां देख सकते हैं, एक सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिलिकॉन, मतलब ये सिलिकॉन, टोटल 4 सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, और ये इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी इसके और भी एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, वो किसी और सिलिकॉन से जाके मैच कर रहा होगा। तो बेसिकली अगर हम सेंट्रल सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो देखिए इसके दो यहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, दो यहां से, दो यहां से, इस तरीके से इसका ऑक्टेट या फिर इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। अब क्योंकि अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई फ्री या फिर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम होल कहते हैं, तो ना ही कोई फ्री होल अवेलेबल है और ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब बेसिकली किसी भी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री होल्स की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। और क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अब ऐसे सेमीकंडक्टर का कोई यूज नहीं है जिसकी कंडक्टिविटी काफी कम हो। हम चाहते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इंप्योरिटीज डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब टू इंसर्ट, टू डोप अ प्योर सेमीकंडक्टर विद सम इंप्योरिटीज। और इंप्योरिटीज हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, एक होती है एन टाइप इंप्योरिटी और एक होती है पी टाइप इंप्योरिटी। एन टाइप और पी टाइप इंप्योरिटी के बेसिस पर ही हमारे दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स जनरेट होते हैं, जिनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। पहला हमारा प्योर या फिर इंट्रिंसिक था, जो कि कंडक्टिविटी काफी कम थी। उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने बनाए एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर यूजिंग डोपिंग। और हमारे दो तरीके के डोप्ड सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, पहला होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। अब ये एन टाइप और पी टाइप जो बन रहे हैं, वो जो हम इंप्योरिटी डाल रहे हैं उस इंप्योरिटी की वो इंप्योरिटी कैसी है, या फिर जो हमने एटम जिससे उसे डोप किया है वो एटम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम नाइट्रोजन फैमिली के किसी एटम को डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, जिनको हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर आर्सेनिक या फिर नाइट्रोजन फैमिली के किसी मेंबर की अगर आप आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए इसे हम बोलते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अगर हम किसी बोरॉन फैमिली के मेंबर को डालते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम या फिर गैलियम, तो क्योंकि इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस इंप्योरिटी को बोलते हैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। तो अगर हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को जन्म देता है, और अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो हमारा जनरेट होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर एक्सेस ऑफ होल होगा। वो कैसे होगा वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था, इसमें सेंट्रल सिलिकॉन को हटा के अगर मैं एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल देता हूँ, कि सपोज मैंने फास्फोरस एटम डाल दिया। अब क्योंकि फास्फोरस में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सिलिकॉन्स को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो इन सिलिकॉन्स के साथ में अटैच हो जाएंगे, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएगा। तो इस तरीके से इस सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे, और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए तो उसकी कंडक्टिविटी इस प्योर सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एनरिच हो जाएगी। तो इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा टाइप हो सकता है जिसमें हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे,
बोरोन, एल्युमिनियम या फिर गैलियम से। सपोज फिर से मैं इस सेंट्रल सिलिकॉन को हटा के उसकी जगह मान लीजिए मैंने एल्युमिनियम डाल दिया। अब एल्युमिनियम की लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 3 सिलिकॉन्स के साथ तो अच्छे से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन चौथे सिलिकॉन को 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, एक एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम होल कहते हैं। तो जो हमारा ये जो सेमीकंडक्टर जनरेट हो रहा है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने से, जहां पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जहां पर एक्सेस ऑफ होल्स है, इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस तरीके से 2 सेमीकंडक्टर हमें मिल रहे हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। पी टाइप जिसमें एक्सेस ऑफ होल है, तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ होल इज मच मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो एन टाइप है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ होल से काफी ज्यादा है। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन, जैसे हम इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ये तीनों बराबर होते हैं। ये जनरल रिलेशन है जो किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्योर हो चाहे वो इम्प्योर हो। तो Ni स्क्वायर इक्वल्स टू Ne into NH, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ होल अगर आप करोगे तो वो हमेशा Ni स्क्वायर के बराबर आएगा। लेकिन एन टाइप में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम लिखते हैं Ne is much मोर देन NH, और पी टाइप में क्योंकि NH मतलब होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम लिखेंगे NH is much मोर देन Ne। तो ये हमारे 3 कंसंट्रेशंस हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक जाना कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, और उसमें भी 2 टाइप, एन टाइप और पी टाइप क्या होता है। अब हमारा ये जो बेसिक कांसेप्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम अपने मेन टॉपिक डायोड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली डायोड में हम क्या करते हैं, 2 जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स लिए हैं, पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं और इसी को हम कहते हैं डायोड। 2 अलग-अलग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को हमने एक जंक्शन में ज्वाइन किया है, इसलिए हमारा इसका जंक्शन है। ये क्योंकि पी टाइप है तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ होल होगा, तो मैंने देखा ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ब्लैंक सर्कल्स, ये होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ई आपको दिख रहा है, ई नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पी टाइप में होल्स तो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप को देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल कुछ होल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेजॉरिटी मतलब जो एक्सेस में है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जस्ट अपोजिट एन टाइप के लिए होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। अब देखिए, होल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे और जैसे ही होल के पास कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और वो जो वॉइड क्रिएट हो रहा था वो वॉइड खत्म हो जाएगा और बिल्कुल एक चार्ज फ्री रीजन आपको मिलने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये होल इधर आ रहा है, दोनों मर्ज होंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि इस रीजन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ होल्स हैं, आपस में मर्ज कर चुके होंगे और ये आपको पूरा की पूरा रीजन एक चार्ज फ्री रीजन मिल जाएगा इस जंक्शन के लेफ्ट और राइट साइड में। अब जैसे जैसे ये रीजन बढ़ता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन होल्स मैच करते जाएंगे और ये रीजन की जो थिकनेस है, जो विड्थ है, इसे हम डिप्लीशन विड्थ कहते हैं। डिप्लीशन का मतलब जो चार्ज कैरियर्स थे वो यहाँ से डिप्लीट हो चुके हैं, हट चुके हैं, तो इसलिए डिप्लीशन विड्थ इसे बोल सकते हैं। मान लीजिए विड्थ W है, तो जैसे जैसे विड्थ बढ़ती जाएगी, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर आने के लिए या फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, यहाँ के होल को इधर आने के लिए जो कि मर्ज करना चाहते हैं, ये गैप क्रॉस करना पड़ेगा। पहले ये गैप बहुत पतला सा था, एक जंक्शन था जिसको क्रॉस करना आसान था। अब क्योंकि विड्थ बढ़ गई है, जैसे जैसे ये डिप्लीशन विड्थ बढ़ती जा रही है, चार्ज कैरियर्स इधर से इधर नहीं जा सकते। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर साइड में आए थे, तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे किसी जगह से, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सिमिलरली क्योंकि यहाँ के होल्स इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर साइड में आ रहे थे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को उसके पास उसको क्रॉस करने से रोकेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज होल्स को इधर आने से रोकेगा, क्योंकि यहाँ पर भी रिपल्सन होने वाला है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करेगा, जो कि माइनॉरिटी में है, कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकें। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज इन होल्स को सपोर्ट करेगा। तो जैसे जैसे ये विड्थ बढ़ रही है, वैसे वैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते, वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करेगा, और क्योंकि
पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिमिलरली एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स हैं, और उनका कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिव टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स काफी कम है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। एन टाइप के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल बहुत कम है, पी टाइप के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि करंट नेग्लिजिबल फ्लो कर रहा है और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसमें करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ के होल्स को एन में भेजना पड़ेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें ये डिप्लीशन रीजन जो है उसे क्रॉस कराना पड़ेगा। और उसको क्रॉस कराने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स देना पड़ेगा कि ये होल्स भाग के उधर जाएं। सिमिलरली यहाँ से एक फोर्स देना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आए। अब ये फोर्स कैसे लगाएं हम, उसको आप सिंपल समझ सकते हैं कि हम एक ऐसा पोटेंशियल लगा सकते हैं जो इनको रिपेल करके उधर भेजेगा, एक पोटेंशियल यहाँ लगा सकते हैं जो इनको रिपेल करके इधर भेजेगा, और फिर से इनका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि होल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं तो इनको रिपेल करने के लिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल P की तरफ होना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल N की तरफ होना चाहिए, ताकि इनको रिक्वायर्ड रिपल्शन मिल सके। पॉजिटिव टर्मिनल हम P की तरफ लगाएंगे तभी वो होल्स को रिपेल करेगा, नेगेटिव टर्मिनल हम N की तरफ लगाएंगे तभी हम उस होल्स को इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और फिर से हमारे चार्ज कैरियर्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की जो हम ये जो अलग से पोटेंशियल लगा रहे हैं, इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं बाइसिंग वोल्टेज। तो बाइसिंग वोल्टेज हमें कैसी लगानी है, P की तरफ प्लस होना चाहिए और N की तरफ नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर हम P की तरफ प्लस और N की तरफ माइनस लगाते हैं तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस से क्या हो रहा है कि हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको हेल्प मिल रही है इस जंक्शन को क्रॉस करने के लिए। लेकिन अगर हम ऐसा ना करके इधर नेगेटिव लगा दें और इधर पॉजिटिव लगा दें तो जो हमारा रिक्वायरमेंट था कि ये जंक्शन क्रॉस हो उसका जस्ट अपोजिट होने लगेगा। अगर मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया तो होल्स इस जंक्शन के उधर जाने की बजाय इधर आने लगेंगे, और अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे। इसका मतलब ये विड्थ और बढ़ जाएगी। ये जो मेरा पोटेंशियल होगा वो इस विड्थ को बढ़ाने का काम करेगा, ना कि घटाने का। तो अगर मैं P की तरफ नेगेटिव लगाऊं और N की तरफ पॉजिटिव लगाऊं तो ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ रही है, और इस टाइप की बाइसिंग को हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो बेसिकली हमारी ये दो तरीके की बाइसिंग हो सकती है, एक होता है फॉरवर्ड बाइस और एक होता है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस हमारे जंक्शन की विड्थ को कम करने की कोशिश करता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की फ्लो में हेल्प करता है, और ये डायोड हमारा कंडक्ट करना शुरू कर देता है और इसके थ्रू हमें करंट मिल जाता है। लेकिन अगर हमने रिवर्स बाइस लगाया है तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, और डिप्लीशन विड्थ के बढ़ने से चार्ज कैरियर्स का फ्लो ऑलरेडी बंद था और भी बंद हो जाता है, तो इसमें हमें कोई करंट नहीं मिलता है। तो रिवर्स बाइस में अगर हम देखेंगे तो नेट करंट जीरो होगा, और यहाँ पर अगर हम करंट देखेंगे तो नेट करंट नॉन जीरो होगा। ये रफली जीरो बोल रहा हूं मैं क्योंकि हम केवल अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को देख रहे हैं। अगर हम माइनॉरिटीज को भी कंसीडर करें तो वो माइनॉरिटी का जो करंट है वो तो अभी भी फ्लो कर रहा है, लेकिन क्योंकि माइनॉरिटीज की कंसंट्रेशन काफी कम है तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि रफली रिवर्स बाइस में नेट करंट जीरो है और फॉरवर्ड बाइस में नेट करंट नॉन जीरो होता है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स फ्लो करना शुरू करते हैं। अब ये हमने बेसिक समझ लिया कि डायोड क्या है, क्या फॉरवर्ड बाइस होता है, क्या रिवर्स बाइस होता है। अब इस डायोड को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें बार बार इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसको एक सिंपल सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये P टाइप सेमीकंडक्टर को इंडिकेट करता है, और जो आपको ये एरो ये लाइन दिख रही है ये आपके N टाइप सेमीकंडक्टर को इंडिकेट करता है। ये इसके दो टर्मिनल हैं, इस टर्मिनल को आप A कह सकते हैं और इस टर्मिनल को आप B कह सकते हैं। अब यहाँ की वोल्टेज को आप लिख सकते हैं VA और यहाँ की वोल्टेज को आप लिख सकते हैं VB। तो अगर हम P की तरफ प्लस लगाते हैं और N की तरफ माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस का मतलब यहाँ की वोल्टेज अगर यहाँ से ज्यादा है, मतलब VA अगर मेरा VB वोल्टेज से ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। और जस्ट उल्टा अगर रखें, अगर हम P की तरफ कम वोल्टेज लगाते हैं और N की तरफ ज्यादा वोल्टेज लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइस। तो ये हमारा पूरा बेसिक हो गया। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो देख सकते हैं कि ये जो जंक्शन के इधर साइड है उधर साइड में डिप्लीशन लेयर बना है,
वो क्या कर रहा है, होल्स को इस डायरेक्शन के क्रॉस करने से रोक रहा है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक रहा है। तो एक तरीके से इसको एक पोटेंशियल मान सकते हैं वी गामा। तो इस पोटेंशियल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो ये है हमारा वी गामा पोटेंशियल। अगर हम आइडियल डायोड की बात करते हैं तो आइडियल डायोड के केस में ये गामा हम 0 मान लेते हैं और इस मान लेते हैं कि अभी कोई फिक्स पोटेंशियल नहीं है, हम यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल लगाएंगे उसका इफेक्ट हमें डायरेक्टली दिखने लगेगा। लेकिन अगर ये आइडियल नहीं होगा तो हमारा जो यहाँ पर पोटेंशियल हम लगा रहे हैं बाइसिंग वोल्टेज, उसका मैग्नीट्यूड इस वी गामा से ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो वो इस इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगा और ये जो हमें चार्ज कैरियर्स का फ्लो है फ्रॉम P टू N और N टू P नहीं मिलेगा। तो ये वी गामा पोटेंशियल काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर हम आइडियल डायोड के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू 0 को मानते हैं। अगर सिलिकॉन डायोड आपके लिए कहा जाए क्वेश्चन में, तो सिलिकॉन डायोड के लिए इसकी रफली वैल्यू होती है 0.1 टू 0.5 वोल्ट, जिसको हम अराउंड 0.2 वोल्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से जर्मेनियम डायोड के लिए वी गामा की वैल्यू 0.6 से लेकर 0.9 तक वोल्ट तक होता है और इसको हम रफली 0.7 वोल्ट मानते हैं। तो क्वेश्चन में जब आपको डायोड दिया जाए तो आपको डायोड का टाइप चेक करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपका एक डायोड है और इसको मान लीजिए आपने कोई एक पोटेंशियल से कनेक्ट किया है। सपोज ये पोटेंशियल आपका पास 5 वोल्ट है मान लीजिए। तो अगर ये आइडियल डायोड है तो आप सिंपली 5 वोल्ट लगाओगे और इसका करंट वगैरह कुछ लिख दोगे और इसको आप आगे भी हम देखेंगे कि इसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। और अगर आपने इसको, ये तो है आइडियल के लिए, और अगर ये आइडियल ना होके मान लीजिए ये 5 वोल्ट ही है और ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम डायोड होता तो आपको इसके साथ में वोल्टेज 0.2 या 0.7 कनेक्ट करना पड़ता। तो इस 5 की बजाय आपको 0.2 माइनस करके 4.8 रखना पड़ता या फिर 0.7 माइनस करके 4.3 वोल्ट रखना पड़ता। तो ये है डिफरेंस आइडियल और सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम नॉन आइडियल डायोड्स के लिए। अब यहाँ पर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट अगर देखें कि अगर हमारा ये तो पी टाइप है, यहाँ पता है ये एन टाइप है। पी की तरफ अगर मैंने पॉजिटिव लगाया है, एन की तरफ अगर मैंने नेगेटिव लगाया है, बेसिकली अगर पी टाइप पी साइड का वी ए पोटेंशियल है वो बीवी पोटेंशियल से अगर ज्यादा है तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस के केस में हम इस डायोड को सिंपली एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मेरा डायोड था, उसको मैंने एक वायर से रिप्लेस कर दिया। और अगर ये रिवर्स बायस होता, रिवर्स बायस मतलब वी ए पोटेंशियल वीवी पोटेंशियल से कम है, अगर यहाँ पे लिख सकते हैं फॉरवर्ड बायस मतलब वी ए इज मोर देन वीबी और रिवर्स बायस मतलब वी ए इज लेस देन वीबी। तो उस केस में इस डायोड को आप एक ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे। ये ओपन सर्किट है और ये शॉर्ट सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब करंट यहां से यहां फ्लो नहीं करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा डायोड और करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। अब ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये डायोड है जिसको ये इधर साइड में ट्रायंगल साइड में P होता है और इस लाइन वाली साइड में N होता है, तो अगर इधर का वोल्टेज VA है, इधर साइड का वोल्टेज VB है, अगर मेरा VA VB से ज्यादा है तो इसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और फॉरवर्ड बायस के केस में हम इस डायोड को एक सिंपल शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली इस डायोड का रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं कि 0 है और एक सिंपल वायर है। दूसरा केस जब VA हमारा VB से कम है, मतलब P टाइप की P साइड की वोल्टेज N साइड की वोल्टेज से कम है, तब इसे हम रिवर्स बायस्ड कहते हैं। और इस केस में हम इसे एक सिंपल ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओपन सर्किट का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है और इसमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए ये कुछ 3 क्वेश्चंस है आपके पास। इन तीनों क्वेश्चंस में आपको करंट I और वोल्टेज V निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है करंट I इस ऐसे जा रहा है और वोल्टेज इस डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए N जो कनेक्शन है वो 0 पर है और ये जो वोल्टेज है वो +5 है। इसका मतलब हो सकता है कि इसमें से जो करंट पास करे या फिर इस रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो उसमें से जो इफेक्टिव वोल्टेज यहाँ पे मिलने वाला है कि हो सकता है वो 0 से ज्यादा हो। और वैसे भी वो 0 से ज्यादा ही होगा क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो ये 0 वोल्टेज है, ये +5 है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज जो आने वाला है वो 5 से 0 के बीच में कुछ होगा। तो P के पास N से ज्यादा वोल्टेज है तो हम इसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारा जो इफेक्टिव डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा। ये हमारे पास 2.5 वोल्ट है और ये हमारे पास इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। इसका मतलब हम मान रहे हैं कि ये जो वोल्टेज है वो 0 है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हम इसे मान रहे हैं। अगर मैंने इसको फॉरवर्ड वाइज मान लिया है
तो V को हम कह सकते हैं इस केस में 0। अब इसमें करंट आप निकाल सकते हैं, ऊपर की वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट है तो करंट आपका हो जाएगा I = 5 - 0 वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई आपका जो रेजिस्टेंस है ये है 2.5 ओम, तो आपको करंट मिल जाएगा 2 एम्पीयर। इसी तरीके के सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, बस ये थोड़ी पोलैरिटी चेंज की गई है। डायोड मैंने ऊपर रख दिया है, रेजिस्टेंस हमारा नीचे है, ये जो नीचे की वोल्टेज है वो -5 वोल्ट है और जो ऊपर की वोल्टेज है वो 0 है। फिर से इसमें यही पूछा गया है कि वोल्टेज V और करंट I क्या होगा। अगर हम इसको फिर से ऑब्जर्व करें, देखिए ये -5 है तो यहाँ की वोल्टेज कुछ नेगेटिव होगी और ये P टायर का P की साइड में 0 है और N की साइड में आपका कुछ नेगेटिव वोल्टेज है, तो हम इसको फिर से एक शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर से आपका जो करंट आएगा वो हो जाएगा वोल्टेज डिफरेंस जो कि है 0 - -5 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2.5 ओम, तो आपका करंट आ जाएगा फिर से 2 एम्पीयर। लेकिन अगर हम इसकी मान लीजिए डायोड को उल्टा रख देते हैं, सपोज इसको मैं ऐसे ना रख के इस तरीके से रख देता, तो इस केस में क्या होता कि जो P साइड में 0 है आपका और N साइड में ज्यादा वोल्टेज हो गई, तो आप इसको फॉरवर्ड वाइज ना मान के रिवर्स वाइज मानोगे और जैसे ही आप इसे रिवर्स वाइज मानोगे तो इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो जो आपका करंट है वो 0 हो जाएगा। करंट 0 होने का मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये पूरा की पूरा 5 वोल्ट इस डायोड के अक्रॉस ही होगा, तो इस केस में हमारा V होगा 5 वोल्ट और I होगा 0। लेकिन अगर ये जो कनेक्शन है वो सेम है जैसे मैंने पहले बना रखा था, तब करंट और वोल्टेज अलग अलग होंगे, तो आपको पोलैरिटी चेक करनी पड़ेगी कि जो P साइड है उसमें कितना वोल्टेज है और N साइड है उसमें कितना वोल्टेज है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। इसी के बेसिस पर एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर दो डायोड है, डायोड D1 और डायोड D2। D1 डायोड के P कनेक्शन को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है, मतलब 0 वोल्टेज है यहाँ पर। ये जो N कनेक्शन है वो एक रेजिस्टेंस 5 किलो ओम के साथ -10 पे कनेक्टेड है। D2 डायोड यहाँ पर है जो कि 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ 10 वोल्ट पे कनेक्टेड है। आपसे पूछा गया है कि इस D2 डायोड का एक्रोस वोल्टेज कितना होगा और इस D1 डायोड में से जो करंट पास कर रहा है वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे कि मान लीजिए दोनों ही डायोड हमारे फॉरवर्ड बाइस्ड हैं। फॉरवर्ड बाइस्ड का मतलब ये भी एक सिंपल वायर की तरह काम कर रहा है, शॉर्ट सर्किट है, और ये भी सिंपल शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब हम वोल्टेज को 0 मान रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो हम पहला केस मान के चल रहे हैं कि V is 0, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी, ये वोल्टेज हम 0 मान लेते हैं। तो जैसे ही हम इस वोल्टेज को 0 मानेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो आपका जो नेट करंट यहाँ पे आने वाला है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना आएगा, 10 - 0/10, तो इसे आप लिख सकते हैं। सपोज इसमें करंट था मेरे पास I1, तो I1 को आप लिखेंगे 10 - 0 डिवाइड बाई 10, तो दैट इज 1 मिली एम्पियर। ये I1 करंट हो गया। I करंट हमें अभी पता नहीं है इस डायोड के अंदर कितना करंट है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये वोल्टेज 0 है और तो हम इस वाले ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, इसे हम I2 कह सकते हैं। तो I2 करंट आपके पास आ जाएगा 0 - -10 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आपका 5 किलो ओम है, तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो इस ब्रांच में 2 मिली एम्पियर का करंट है, इस ब्रांच में 1 मिली एम्पियर का करंट है। आपको I पूछा गया है। आप इस जंक्शन पर, इस जंक्शन को मान लीजिए A जंक्शन, इस नोड पर आप KCL लगा सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम लिख सकते हैं KCL एट नोड A। तो देखिए ये करंट आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है, तो और ये दोनों मिलके इधर जाने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं I + I1 = I2। तो I हमारे पास पता नहीं है, I1 हमें पता है 2 मिली एम्पियर है, सॉरी I1 हमारे पास 1 मिली एम्पियर है और I2 हमारे पास 2 मिली एम्पियर है, तो ये हमारे पास I करंट आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो हमसे यही पूछा गया था कि ये करंट I कितना होगा और ये वोल्टेज V कितना होगा, तो हमारा आंसर आ गया V 0 है और I 1 मिली एम्पियर है। हमारा जो अजम्पशन था कि दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइज है वो सक्सेसफुली सही हुआ, क्योंकि हमारा जो करंट है वो नेगेटिव नहीं आया। अगर ये करंट नेगेटिव होता तो हमारा अजम्पशन गलत हो जाता, फिर हमें कुछ और करना पड़ता। सपोज मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इस सबको मैं उठा के इन रेजिस्टेंसेस को थोड़ा स्विच कर देता हूँ। ये 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस को मैं यहाँ लगा देता हूँ और 10 को यहाँ लगा देता हूँ, तब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे काम करता है। तो मैं ये सब मिटा देता हूँ।
अभी हम कैलकुलेशन साइड में करेंगे, ये बस यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है, बाकी सब कुछ सेम है। ये हमारा 5 किलो ओम है और ये हमारा 10 किलो ओम। अब फिर से अगर हम सेम अजम्पशन माने कि ये दोनों डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस्ड हैं, तो हम कह सकते हैं V हमारा 0 है। V 0 है तो ये वोल्टेज फिर से 0 होगा, सारी कंडीशन सब कुछ सेम रहेंगी। इस केस में मैं अगर I1 कैलकुलेट करता हूँ तो I1 आपके पास आएगा, ये 0 है, 10 माइनस 0/5, तो I1 आ जाएगा 5 किलो ओम, ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। उसी तरीके से आप अगर I2 कैलकुलेट करेंगे तो I2 आपके पास आएगा 0 माइनस माइनस 10, दैट इज 10/10 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो I1 और I2 की वैल्यूज थोड़ी चेंज हो गई हैं, पहले I1 1 था, अभी I1 2 है, पहले I2 2 था, अभी I2 1 है। और अब फिर से हम KCL अगर लगाते हैं इस नोड A पर, KCL एट नोड A, तो आपको मिलेगा I प्लस I1 इक्वल्स टू I2, I प्लस I1 क्योंकि 2 मिली एम्पियर है और I2 क्योंकि 1 मिली एम्पियर है, तो हम देख सकते हैं कि जो I आएगा यहाँ से वो आएगा -1 मिली एम्पियर। तो मतलब कि ये जो करंट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव करंट का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है वो सो हमने देखा कि ये जो करंट I आ रहा है इस D1 डायोड के थ्रू वो नेगेटिव है। नेगेटिव करंट रिप्रेजेंट करता है कि करंट की डायरेक्शन इधर होगी, इसका मतलब हमने इसे जो फॉरवर्ड वाइज माना था वो फॉरवर्ड ना होकर ये रिवर्स होगा, और जैसे ही रिवर्स होगा तो इसमें से कोई करंट पास नहीं करना चाहिए, तो हम मानेंगे कि जो I है हमारा I करंट वो 0 है। I करंट 0 है। अब तो सिंपल, ये एक सिंपल ब्रांच हो गई। सिंपल ब्रांच में देखिए दो वोल्टेज लगे हैं, एक +10 और एक -10, और उनके बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हैं 5 और 10 के। ये मान लीजिए अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो हम कह सकते हैं कि 10, इसमें से जो करंट जा रहा है वो हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए I है, ये I2 है, और क्योंकि I1 और I2 दोनों बराबर हैं और ये हमारे होंगे 10 माइनस 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10 + 5, ये आ जाएगा, इसे हम कह सकते हैं 20/15 मिली एम्पियर, या फिर इसको सिंपलीफाई करके आप देख सकते हैं 4/3 मिली एम्पियर। तो इतना करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। अगर आप ये वाली वोल्टेज भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए करंट जो है वो इस करंट और इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस और करंट की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। तो आप लिखेंगे 10 - V जो इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस जो कि 5 किलो है, इज इक्वल टू करंट I1 आपको पता है 4/3 मिली एम्पियर है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 10 - V इज इक्वल टू 5 × 4/3, तो यहाँ से आपको मिलेगा V इज इक्वल टू 10 - 20/3, दैट इज 10/3। तो जो हमारा ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो आ जाएगा 3.33 वोल्ट। सो जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप जितने भी डायोड हैं सबको फॉरवर्ड वाइज मानिए और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। अगर करंट सारे पॉजिटिव आ रहे हैं इसका मतलब आपका अजम्पशन सही है और आपका आंसर भी सही है। लेकिन अगर किसी भी ब्रांच का करंट नेगेटिव आता है इसका मतलब वो वाला डायोड आपका रिवर्स बायस्ड होगा। उस डायोड को आप रिवर्स बायस्ड मान के उसका करंट 0 मान लीजिए, क्योंकि रिवर्स बायस्ड मतलब ओपन सर्किट मतलब करंट 0। तो जैसे ही आप इसका करंट 0 मानोगे तो फिर आगे की कैलकुलेशन कीजिए और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे डायोड के, इसी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही है। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई डाउट रह गए इस क्वेश्चन में तो आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और भी कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं आपकी तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय IITian नाम से, आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।